विद्यार्थियों, आज हम गुप्त वंश के दूसरे सबसे प्रमुख शासक समुद्रगुप्त का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के दूसरे शासक थे जिन्होंने भारत में स्वर्ण युग की शुरुआत की थी। वह एक उदार शासक थे, एक महान योद्धा और कला के संरक्षक थे। कहा जाता है चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान राजा थे। उनके शासन का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक रिकॉर्ड इलाहाबाद के रॉक स्तंभ में संरक्षित है, जो समुद्रगुप्त के न्यायालय के कवि हरिसेन द्वारा रचित है। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य को पश्चिम में खानदेश और पाल घाट तक विस्तृत किया था। हालांकि उन्होंने मध्य भारत में वाकाटका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्राथमिकता दी। उन्होंने हर बड़ी लड़ाई जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया। यह महान योद्धा एक उदार दिल का शासक था। उन्होंने अन्य सभी राजाओं के प्रति महान बड़प्पन दिखाया जो पराजित हुए थे। उन्होंने विभिन्न जनजातीय राज्यों को उनकी सुरक्षा के तहत स्वायत्तता दी। उनका साम्राज्य कवियों और विद्वानों से भरा हुआ था। वह संगीत में गहरी दिलचस्पी रखते थे और वह संभवतः संगीत वाद्य यंत्र कला में निपुण थे। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिसे विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह गुप्त राजवंश की समृद्धि अपने शासन के तहत पनप रही थी। समुद्रगुप्त का जन्म गुप्त राजवंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम संस्थापक और उनके लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। शाही गुप्त राजवंश के दूसरे सम्राट समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास में सबसे महान सम्राटों में से एक थे। महान योद्धा होने के बावजूद वह एक निर्धारित विजेता और उदार शासक भी थे। वह कला और संस्कृति के विशेष प्रशंसक भी थे। विशेषकर कविता और संगीत उन्हें बचपन से ही बहुत पसंद थी। मृत्यु के कुछ साल पहले उनके पिता ने उन्हें गुप्त राजवंश का अगला शासक घोषित किया था। हालांकि इस निर्णय को प्रतिद्वंद्वियों द्वारा सिंहासन के लिए स्वीकार नहीं किया गया और इसी कारण 1 साल तक वह इस संघर्ष का नेतृत्व करते रहे, जिसे समुद्रगुप्त ने अंततः जीत लिया। समुद्रगुप्त को संस्कृति का इंसान माना जाता है। वह एक मशहूर कवि और एक संगीतकार थे। कई ऐतिहासिक सिक्के उन्हें भारतीय वाद्य या वीणा पर चित्रित दिखाते हैं। उन्होंने एक आकाशगंगा के कवियों और विद्वानों को इकट्ठा किया और भारतीय संस्कृति के धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक पहलुओं को बढ़ावा दिया और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभावी कार्य किया। हालांकि उनकी अन्य गुप्त राजाओं जैसे हिंदू धर्मों में भी रुचि थी। वे एक दयालु शासक थे। अन्य धर्मों के लिए सहिष्णु भावना रखने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित व्यक्ति कहा जाता था। बोध गया में बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मठ बनाने के लिए सीलोन के राजा को दी जाने वाली अनुमति उनकी दयालुता का एक स्पष्ट उदाहरण है। समुद्रगुप्त असाधारण क्षमताओं वाले एक आदमी थे और उनके पास भगवान के दिए गए उपहार जैसे योद्धा, राजनेता, सामान्य कवि और संगीतकार, परोपकारी आदि थे। वह कला और साहित्य के संरक्षक थे। गुप्त काल के सिक्कों और शिलालेख उनकी बहुमुखी प्रतिभाओं और अथक ऊर्जा की गवाही देते हैं। उन्होंने 335 ईस्वी में गुप्त राजवंश के दूसरे सम्राट के रूप में सिंहासन संभाला और अपने पड़ोसी राज्यों पर कब्जा करके अपने प्रभाव को बढ़ाया और भारत के कई हिस्सों को जीतने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ वह अपने तत्काल पड़ोसियों अहिछत्र से अच्युत नागा, पद्मावती से नागसेना और मथुरा से गणपति नागा को सुगम बनाने में सफल हुए। उन्होंने 3 प्रमुख उत्तरी शक्तियों से मुकाबला करके अपनी जीत हासिल की। उन्होंने दक्षिणी राजाओं के राष्ट्रपति राजाओं को बहाल कर दिया, जिससे वे एक असली राजनेता बन गए और उत्तर में प्रचलित दिग्विजय के खिलाफ धर्म विजय की नीति अपनाई। चूंकि दक्षिणी राजाओं को अपने राज्य पर शासन करने के लिए उनके अधिकार और सर्वोच्चता दी गई थी, इसलिए उन्होंने उत्तर में अपने साम्राज्य के विस्तार पर पूर्ण ध्यान दिया, जिसके बाद उनका दूसरा उत्तरी अभियान शुरू हुआ।
युद्ध जो नियंत्रण के लिए शुरू हुए थे वर्तमान इलाहाबाद से बंगाल की सीमाओं तक फैल गए थे और पूरी गंगा घाटी, असम, नेपाल और पूर्वी बंगाल, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जाकर समाप्त हुआ। समुद्रगुप्त के क्षेत्र उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिम में यमुना नदी तक फैले हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि को भारत में अधिकतर राजनीतिक एकीकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो एक दुर्जय शक्ति है। उन्होंने महाराजाधिराज का खिताब ग्रहण किया। दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी के किनारे के साथ उन्होंने अपनी महान शक्ति से आगे बढ़ाकर पीठापुरम में महेंद्रगिरी, कांची के विष्णुगुप्त, कुर्ला के मंत्रराज, कोसला के महेंद्र को कई आगे कृष्ण नदी तक पहुंचाया। समुद्रगुप्त ने 40 साल तक शासन किया और उनके एक बेटे ने उनके शासन को सफल बनाया, जिन्हें ताज पहनाया गया था। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को ताज पहनाया, लेकिन उसके बाद उनके भाई चंद्रगुप्त ने उसे मार दिया और एक नया शासक सत्ता में आया। इस शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिसको विक्रमादित्य का खिताब दिया था।